और ये एक वो भूख है जो कभी ख़त्म नहीं होती, और राहु इसको बहुत अच्छे से समझता है। राहु कोई प्लैनेट नहीं है, राहु एक साया है। मून के दो नोड हैं, एक को नॉर्थ नोड कहा जाता है, एक को साउथ नोड कहा जाता है। नॉर्थ नोड जो है वो राहु है, जिसको ड्रैगन हेड भी कहा जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका नाम राहु है। ये भूख पैदा करता है, और इंसान के अंदर वो भूख पैदा करता है जो आखिर में एक जहर की तरह काम करती है। अब आप इसकी मिसाल इस तरह से ले लीजिए कि अगर एक इंसान को पैसे की भूख है और वो पैसा कमाता रहता है, कमाता रहता है, कमाता रहता है, हालांकि उसकी डेली एक्सपेंसेस, डेली नीड्स बहुत आसानी से पूरी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो लालच करता है और एक दिन उसी लालच के हाथों मारा जाता है। तो इट मीन्स कि ये एक जहर हुआ। आप एक ही खाना रोज़ खाएं, लगातार खाएं, हेल्दी फूड खाएं, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा करना शुरू कर दें, इतनी खाना शुरू कर दें कि आपसे उठा ही ना जाए, तो वो हेल्दी खाना भी आपके लिए जहर बन जाएगा। इसी तरह राहु को पहचानना होता है कि राहु जब आपके अंदर लालच पैदा करता है तो वो रुकता नहीं है। अब राहु जो है वो 2 अगस्त को अपना नक्षत्र चेंज कर चुका है, सुबह 9:58 पर सप्तभिषा नक्षत्र से निकल के धनिष्ठा नक्षत्र में जा चुका है। तो कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र का जो चौथा पड़ाव है वो एक्वेरियस में है, फिर इसके बाद ये कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट करेगा। अब धनिष्ठा नक्षत्र का जो मालिक है वो मार्स है, और मार्स स्पीड, एक्शन, कंपटीशन और एग्जीक्यूशन का प्लैनेट है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो मार्स और राहु जब भी एक साथ होते हैं या नज़र बनाते हैं तो अंगारक दोष बन जाता है। अब अगर आपको याद हो, 29 या 28 फरवरी को मैंने वीडियो डाली थी, उसमें मैंने जिक्र भी किया था अंगारक दोष का, जिस वक्त चांद ग्रहण लगा था। तो अंगारक दोष की अगर आप कोई वीडियो उठा के देखें हमारी, तो जिस वक्त हमने जो चीज़ें बोली या हमने प्रेडिक्शंस की, तो वो सारी चीज़ें उसी वक्त एक्यूरेट हुई, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें रुकती नहीं हैं, एकदम से एक्सपेंड होती हैं। तो अब राहु काम करेगा मार्स के नक्षत्र में, यानी कि जो आपकी नॉर्मल भूख है वो अब मार्स की एनर्जीज के साथ एक्सपेंड करेंगी। राहु की सबसे ख़ास क्वालिटी उसकी एम्प्लीफिकेशन है। जिस चीज़ को टच करे उसकी डिज़ायर को बढ़ा देता है। आप किसी चीज़ को उस पसंद नहीं करते, आप उसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर रहे होते हैं, फिर सिर्फ हासिल ही नहीं करना चाहते बल्कि दूसरों से आगे भी निकलना चाहते हैं। और फिर एक पॉइंट आता है जहां इंसान खुद से पूछता है, मुझे वाकई ये चीज़ चाहिए भी थी, या मैं सिर्फ इसलिए भाग रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे ये हासिल करना है। यही राहु की स्ट्रेंथ भी है और जहर भी है। राहु आपको अनकन्वेंशनल बना सकता है, वो रास्ता आपको दिखाता है जो ट्रेडिशनल लोग शायद कभी भी ना देखते हों या उसको फॉलो करने से डरते हों। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, फॉरेन कनेक्शंस, मास ऑडियंस, नेटवर्किंग, अनयूजुअल बिजनेस मॉडल्स, रिसर्च, इनोवेशन और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट्स में राहु की एनर्जी को इंटेलिजेंटली यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी डार्क साइड को इग्नोर मत कीजिएगा। राहु ऑब्सेशन क्रिएट करता है, एक गोल दिमाग पर सवार करवा देता है, एक इंसान दिमाग पे सवार करा देता है, एक रिलेशनशिप, एक पोजीशन, एक अमाउंट ऑफ मनी दिमाग में चढ़ जाती है, एक सोशल स्टेटस, एक रिकग्निशन मिल जाए, और फिर इंसान को लगता है बस ये मिल जाए और मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। लेकिन यही राहु का ट्रैप होता है। आप दुनिया में जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उठा के देखें, उनका राहु इतना मजबूत होगा क्योंकि वो आपसे झूठ बोलते हैं, और झूठ जब वो बोलते हैं तो आप पहचान भी नहीं पाते। क्यों? जब पॉलिटिशियंस आपको लॉलीपॉप दे रहे होते हैं तो आप बिना देखे, बिना सोचे समझे उनको फॉलो कर रहे होते हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं। यही राहु की माया है, उसका जाल है। इसीलिए राहु को कंट्रोल करने का तरीका उसकी एनर्जी को दबा देना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसको डायरेक्शन देना होता है। और यहाँ धनिष्ठा का जो नक्षत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र का जो सिंबल है वो रिदम है, अचीवमेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, मूवमेंट है, और कलेक्टिव सक्सेस से कनेक्ट होता है। इस नक्षत्र में मार्स की एनर्जी होती है एक्शन लेना, compete करना, टारगेट चेस करना, रिजल्ट के लिए मूव करना। इसलिए एक्वेरियस का धनिष्ठा जोन में जो राहु की एनर्जी है, हम उसको सिर्फ डिज़ायर के तौर पर नहीं देखेंगे। यहाँ डिज़ायर को नेटवर्क, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और फ्यूचर ओरिएंटेड गोल्स के थ्रू अचीव करने की कोशिश भी देखेंगे। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, राहु अभी कैप्रिकॉन में एंटर नहीं हुआ, हालांकि धनिष्ठा का जो नेक्स्ट पड़ाव होगा वो कैप्रिकॉन में होगा।
इस वक्त राहु एक्वेरियस में 6 डिग्रीज पर है, धनिष्ठा के चौथे पड़ाव में है। कैप्रिकॉन का चैप्टर बाद में आता है, इसलिए इस सीरीज में हम सिर्फ राहु को एक्वेरियस में ही रीड करेंगे। जब कैप्रिकॉन में ट्रांजिट करेगा तो हम कैप्रिकॉन में जब उसका नक्षत्र होगा उसमें भी उसको रीड करेंगे, कैप्रिकॉन में भी रीड करेंगे, लेकिन उसके नक्षत्र के थ्रू करेंगे। और क्योंकि धनिष्ठा का लॉर्ड मार्स जेमिनाई में बैठा हुआ है, 6 डिग्रीज पर बैठा हुआ है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये ऑब्वियसली आगे आगे बढ़ता जाएगा। राहु की जो नक्षत्र लेवल स्टोरी है वो मार्स तक जाती है। मार्स जेमिनाई में बैठा है, इसलिए एक्शन, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, स्किल्स, मीडिया, स्ट्रेटजी और मल्टीपल आइडियाज़ के साथ बनते हुए नजर आते हैं। मार्स के बाद मरकरी को भी देखेंगे, क्योंकि मार्स जिस घर में बैठा है मरकरी उसका मालिक है, और मरकरी कैंसर में बैठा है। तो यहाँ पे बात कैंसर तक जा रही है, मरकरी तक जा रही है, और कैंसर में सन, मून, मरकरी, एक्सॉल्टेड जुपिटर पहले से मौजूद हैं, जैसे आपने पुरानी वीडियोस में देखा होगा। यानी राहु की स्टोरी को हम आइसोलेटेड नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पे राहु, धनिष्ठा नक्षत्र, मार्स, मरकरी, कैंसर प्लानिटरी क्लस्टर जो है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि राहु एक्वेरियस में है, सैटर्न उसका मालिक है, रेट्रोग्रेड सैटर्न पाइसेस में बैठा हुआ है, जुपिटर की 9th एस्पेक्ट सैटर्न पर पड़ती है। यहाँ से पता चलता है कि राहु किस तरह की डिज़ायर्स क्रिएट करता है, और उस डिज़ायर्स को एक्शन कौन दे रहा है, और उस एक्शन का कनेक्शन ज़िंदगी के किस दूसरे चैप्टर पे बन रहा है। इस वजह से ये राहु का जो नक्षत्र चेंज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु स्पीड से डिज़ायर क्रिएट करेगा, मार्स उस डिज़ायर को एक्शन देना चाहेगा, लेकिन सैटर्न यहाँ पर सवाल खड़े कर देगा, क्या आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सकेंगे या नहीं, ये बहुत अहम है। और यहाँ पे जुपिटर का भी एक स्टैंड आ जाता है कि जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं क्या वो वाकई आपकी ग्रोथ के लिए है भी या नहीं, क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेड है, जुपिटर आपको एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड अगर जुपिटर कर रहा है तो सैटर्न भी कर रहा है, सैटर्न के घर में बैठा राहु है वो भी करेगा। यानी अगले फेज में सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, चॉइसेस भी आएंगी, और फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि आप राहु की भूख को अपना मास्टर बनाते हैं या उस भूख को अपना इंजन बनाते हैं। हम देखेंगे कि एक्वेरियस में धनिष्ठा नक्षत्र का जो राहु है आपके मून साइन के किस हाउस में बैठा हुआ है, और उस हाउस का रियल वर्ल्ड मैटर्स के किस टाइप की हंगर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, प्रेशर और ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, लाइफ की डायरेक्शन हासिल करना चाहते हैं, करियर कौन सा चूज़ करना है, बिजनेस कौन सा सूटेबल रहेगा, रिलेशनशिप के लिए कुंडलियाँ मैच करवाना चाहते हैं, या फ्यूचर डायरेक्शन के हवाले से पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं, और चाहते हैं कि रेमेडीज़ के थ्रू आपकी मुश्किलें आसान होना शुरू हों, तो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। याद रखें कि 50% फीस ऑफ है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, और लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो अब देखते हैं एक्वेरियस का ये राहु आपके लिए सिर्फ एक नई डिज़ायर लेकर आ रहा है, या वो डिज़ायर आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन भी बदलने जा रहा है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन मून साइन वालों की। तो राहु इस वक्त आपकी कुंडली के 2nd हाउस में है और धनिष्ठा नक्षत्र में आ चुका है, और यहाँ राहु सीधा आपके पैसे, सेविंग्स, फैमिली और स्पीच को टारगेट कर रहा है। 2nd हाउस वो जगह है जहाँ सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि पैसा कितना आ रहा है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि आप पैसे को होल्ड कैसे करते हैं, क्योंकि ये आपके बैंक बैलेंस का घर है। फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे बिल्ड करते हैं और अपनी बात की वैल्यू किस तरह क्रिएट करते हैं। राहु यहाँ आकर फाइनेंशियल हंगर को बहुत एम्पलीफाई कर देता है। आपको लग सकता है कि मुझे अब सिर्फ गुजारा नहीं करना, मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है। अगर मैं इसको आपको सिंपल वे में बताऊं तो इंसान की थिंकिंग ऐसी हो जाती है कि मुझे पैसा कमाना नहीं, पैसा बनाना है। अगर आप लोगों ने हर्षद मेहता की सीरीज़ देखी हो तो ये बिल्कुल वही डायलॉग हैं। सैलरी बढ़ानी है, बिजनेस एक्सपेंड करना है, सेविंग्स बिल्ड करनी है, फैमिली को बेटर लाइफस्टाइल देना है, अपनी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ करनी है। और धनिष्ठा का जो मार्स है वो जो रूल कर रहा है, उसकी नेचर जो है वो डिज़ायर को पैसिव नहीं रहने देती, एक्शन लेने पर पुश करती है। लेकिन यहाँ राहु का एक ट्रैप भी होता है, आपके पास पैसा आना शुरू हो और फिर आपके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग उसी स्पीड से ऊपर चले जाएं, तो इनकम बढ़ाने के बावजूद फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट नहीं होती। यहाँ पे नया फ़ोन, नई गाड़ी, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस, इंपल्सिव परचेजेस, ये सारी चीज़ें राहु 2nd हाउस में बैठकर देता है और कहता है और चाहिए वाली मेंटालिटी को मटेरियल फॉर्म में दे सकता है आपको। इसलिए कैप्रिकॉन के लिए सबसे पहला रूल यही होगा कि इनकम को वेल्थ समझने की गलती नहीं करना आप लोगों ने। राहु आपको इनकम इंक्रीज करवा सकता है, लेकिन सैटर्न चाहेगा कि उस इनकम के पीछे कुछ हिस्सा सेव, इन्वेस्ट या प्रोटेक्टेड हो। अब धनिष्ठा नक्षत्र का जो मालिक है मार्स, वो जेमिनाई में बैठा है, यानी आपकी कुंडली के 6th हाउस में बैठा है। यहाँ राहु की जो फाइनेंशियल हंगर का सोर्स बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है, वो जॉब है, कंपटीशन है, डेली वर्क है, क्लाइंट्स की डिमांड है, कर्जे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और प्रोफेशनल स्ट्रगल से आ जाता है। यानी पैसा सिंपली लक से नहीं आएगा,
काम कंपटीशन के थ्रू एक्टिवेट होगा। अगर आप जॉब में हैं तो वर्कलोड या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन इसके थ्रू सैलरी इंक्रीज, प्रमोशन या बेटर पोजीशंस की पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए अब चांसेस हैं कि आप लोग अपने प्रमोशंस की तरफ जा सकते हैं। अगर बिजनेस करते हैं तो कॉम्पिटिटर की प्रेशर की वजह से आप अपनी प्राइसिंग, मॉडल, सर्विस, कस्टमर सर्विसेज या ऑपरेशनल सिस्टम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपके ऊपर प्रेशर जो आएगा, क्योंकि कंपटीशन है आपका सिक्स्थ हाउस, तो यहाँ पे कंपटीशन आपके कॉम्पिटिटर्स की तरफ से आएगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस एनिमीज़ का भी घर होता है। अब एनिमीज़ का मतलब ये नहीं है कि कोई तलवार लेके आपके सामने खड़ा है या पिस्तौल लेके खड़ा है या आपको मारना चाहता है। अब कॉम्पिटिटर्स हर तरह के होते हैं। कॉम्पिटिटर्स किस तरह के होते हैं? जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स जो आपके खिलाफ होती है वो भी आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, आपसे जेलसी रखने वाले लोग होते हैं। तो इस तरह से आप अपने कॉम्पिटिटर्स डिफाइन खुद करें। आप देखें कि आपके एनिमीज कौन है। आपके लिए ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको ज़्यादा प्रोफेशनली एग्रेसिव बना देगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इनकम स्टेगनेंट थी आपकी, तो आप सेकेंड इनकम स्ट्रीम जो है वो स्टार्ट करने का फैसला करेंगे। फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं, ऑनलाइन सर्विस लॉन्च कर सकते हैं, सेल इंप्रूव कर सकते हैं, नए क्लाइंट्स अप्रोच कर सकते हैं या कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं जो आपको मार्केट में ज़्यादा वैल्यूएबल बना देती है। यहाँ राहु की जो एनर्जी है वो बहुत प्रोडक्टिव हो सकती है। यहाँ पे फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से आप एक्शन लेंगे, स्किल्स बेहतर करेंगे और बेहतर अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। अगर आप इस मॉड्यूल पर काम करते हैं तो आने वाले वक्त में आप बहुत अच्छा कमाना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे मार्स का जो धनिष्ठा नक्षत्र है वो भी आपको यहाँ पे पुश करता है। लेकिन मार्स का सिक्स्थ हाउस में होने की वजह से कंपटीशन जो है वो और स्ट्रांग रहेगा आपके लिए। किसी कोलीग से राइवलरी देखने को मिल सकती है, बिजनेस कॉम्पिटिटर्स उनका प्रेशर बढ़ सकता है आपके ऊपर। वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स से आपको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त जो पर्सनल ईगो वॉर है उसमें एनर्जी वेस्ट कर सकते हैं आप लोग, लेकिन इस एनर्जी को वेस्ट करने के बजाय उसको परफॉर्मेंस से जवाब दीजिए, ज़्यादा स्मार्ट होगा आप लोगों के लिए। अब मार्स का जो डिस्पोजिटर है, जिस घर में मार्स बैठा है उसका मालिक जो है वो मर्करी है, वो बैठा है आपके सेवन्थ हाउस में। अब मर्करी सेवन्थ हाउस में, उसके साथ साथ सन, मून और एक्सॉल्टेड जुपिटर भी है। यहाँ राहु की सेकंड हाउस वाली स्टोरी जो है वो डायरेक्टली पार्टनरशिप से क्लाइंट बेस डील्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और स्पाउस के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो इनकम का मेजर ग्रोथ चैनल किसी पार्टनरशिप या लार्ज क्लाइंट के थ्रू आएगा आपके पास। आप किसी एजेंसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना सकते हैं, या एक ऐसा क्लाइंट मिल सकता है जो आपके रेवेन्यू स्ट्रक्चर को नोटिसेबली चेंज करता हुआ नजर आएगा। अगर जॉब में है तो क्लाइंट फेसिंग रोल्स मिल सकते हैं, निगोशिएशंस मिल सकती हैं, सेल्स मिल सकती हैं, कंसल्टेशंस मिल सकती हैं, या पब्लिक डीलिंग से इनकम ग्रोथ के कनेक्शन बन जाते हैं। और एक्सॉल्टेड जुपिटर सेवन्थ हाउस में बैठा हुआ है, इसकी वजह से बेनिफिशियल जो अलाइंसेज हैं आपके वो पोटेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन जुपिटर को ब्लाइंडली पॉजिटिव नहीं पढ़िएगा। सेवन्थ हाउस में पार्टनरशिप को एक्सपेंड करता है, इसलिए गुड पार्टनरशिप भी बहुत बड़ी हो सकती हैं और कॉम्प्लिकेटेड पार्टनरशिप्स भी उतनी ही बड़ी हो सकती हैं। एग्रीमेंट की क्वालिटी मैटर करेगी यहाँ पे। इसलिए मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि कोई भी आपको एक बात कर दे कि बस आप साइन कर दीजिए तो बाद में डिटेल्स देख लीजिएगा, तो ये काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर राहु से आप पॉजिटिविटी हासिल करना चाहते हैं तो डिटेल्स पहले देखिएगा, पेमेंट टर्म्स देखिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखिएगा, प्रॉफिट शेयरिंग देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन देखिएगा, एग्जिट क्लॉज देखिएगा, टैक्स इम्प्लीकेशंस देखिएगा। सब कुछ ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। इन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को निगलेक्ट किया तो यहाँ पर राहु का वो वाला कह लीजिए कि मॉड्यूल जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा कि जितनी स्पीड से राहु आपको ऊपर लेके जा सकता है उतनी स्पीड से नीचे लेकर आएगा, फिर आपको खड़े होने का भी टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि राहु सेकंड हाउस में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत दिखाता है, जबकि मार्स सिक्स्थ हाउस में, मरकरी सेवन्थ हाउस में उस अपॉर्चुनिटी को काम और कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट कर देता है। अब राहु जिस घर में बैठा है वो सैटर्न का घर है, यानी एक्वेरियस। इस तरफ हम आते हैं। अब सैटर्न रेट्रोग्रेड है, हमने सैटर्न रेट्रोग्रेड की सीरीज़ में इस पर बात की थी, वो आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। यानी आपके साढ़े साथी का जो ऑफिशियल टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है। अब आप साढ़े साथी में नहीं है। दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको बोले कि आप लोग साढ़े साथी में हैं तो आप लोग साढ़े साथी में नहीं हैं। अब दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको अगर ये बात बोले कि आप लोग साढ़े साथी में इसलिए तकलीफ फेस कर रहे हैं तो वो बिल्कुल झूठ होगा। अब आपकी तकलीफ साढ़े साथी वाली बिल्कुल भी नहीं रही। अब आपकी जो ज़िंदगी है वो दूसरी डायरेक्शंस पर चल रही है, तो आपको भी उसी डायरेक्शन को समझकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूं कि साढ़े साथी सिर्फ मून साइन से देखी जाती है। लगना से भी आप देखेंगे, लेकिन आपका मून साइन अगर अलग होगा
तो आपके ऊपर 7.5 उस मून साइन के हिसाब से काम करेगी। लेकिन अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉन है तो आपके ऊपर 7.5 ख़त्म हो चुकी है। अब मैं जैसे बात कर रहा था कि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और राहु जो है वो सैटर्न के ही घर में बैठा हुआ है जो कि एक्वेरियस है, और सैटर्न खुद आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में यानी पाइसेस में बैठा हुआ है, जुपिटर के घर में बैठा हुआ है। ये प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो सैटर्न का ही घर है, तो यहाँ पे पैसा आ जाता है, सेल्फ एफर्ट्स आ जाती हैं, कम्युनिकेशन आ जाती हैं, स्किल्स आ जाती हैं, मार्केटिंग आ जाती है, इनिशिएटिव के थ्रू इन सबको बिल्ड करना आ जाता है। यानी कैप्रिकॉर्न के लिए अगला फेज जो है वो पैसा सिर्फ जॉब या सैलरी से नहीं बनता हुआ नजर आता है इतना ज़्यादा, आपकी स्किल्स ही आपका एसेट बन सकती हैं। राइटिंग कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, सेल्स कीजिए, डिजिटल मार्केटिंग कीजिए, कंटेंट क्रिएशन कीजिए, कंसल्टेशंस कीजिए, टीचिंग कीजिए, टेक्निकल स्किल्स सीखिए, ऑनलाइन बिजनेस कीजिए, नेटवर्किंग कीजिए। जो स्किल आप इंडिपेंडेंटली मोनेटाइज कर सकते हैं उसकी वैल्यू इस ट्रांजेक्ट में बढ़ जाएगी। जो इस टाइम पीरियड में आप काम करेंगे वो अगले 8-9 साल 10 साल भी आपको बैठ के खिला सकता है, लेकिन काम और डेडिकेशन आपकी बहुत प्योर होनी चाहिए। सैटर्न रेट्रोग्रेड होने की वजह से जो पुरानी स्किल्स हैं या अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स हैं दोबारा सामने आएंगे। हो सकता है आपने कभी फ्रीलांसिंग ट्राई की हो, कोई ऑनलाइन बिजनेस ट्राई किया हो या उसको छोड़ा हो, कोई कोर्स इनकम्प्लीट कर दिया हो, या किसी स्किल को मोनेटाइज करने का प्लान बनाया हो वो अधूरा हो गया हो और रेलिवेंट ना रहा हो। लेकिन इस बार सैटर्न उसी डिमांड को सिंपल रखेगा और कहेगा कंसिस्टेंसी दिखाओ, और राहु कहेगा कि जल्दी पैसा चाहिए, और सैटर्न यहाँ पे कहेगा कि पहले सिस्टम बनाओ। जब सिस्टम बनेगा फिर सारी चीज़ें होंगी, और इसी डिफरेंस में आपके ट्रांजिट का रिजल्ट छुपा हुआ है। अब एक्सॉल्टेड जुपिटर जो 7th हाउस में बैठा है वो 9th एस्पेक्ट से सैटर्न को देख रहा है, ये मैंने आपको डिटेल में पहले भी समझाया है। इसलिए सेल्फ एफर्ट और पार्टनरशिप के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बन जाता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन तक पहुंच सकती है, पार्टनरशिप के थ्रू लर्निंग मिल सकती है आप लोगों को, और नॉलेज को प्रोफेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के चांसेस डेवलप हो जाते हैं। फाइनेंशियली ये पीरियड अर्निंग पोटेंशियल के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन स्पेकुलेटिव ग्रीड से बचना होगा आप लोगों को। हर जगह लालच नहीं रखनी होगी। अगर पैसा सडनली बढ़ता है तो उसे इमीडिएटली लाइफस्टाइल अपग्रेड में कन्वर्ट करने में नहीं लगाइएगा। इमरजेंसी फंड्स रखिएगा। डेब्ट जो है, कर्जा जो है आपका, डेट जो है उसको रिड्यूस कीजिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटाइज कीजिएगा, ये ज़्यादा सेंसिबल रहेगा। एक चीज़ मैं आपको सैटर्न की बता दूं जो हर कोई नहीं बताता, सैटर्न आपको लेज़ी भी करता है, डिमांड भी करता है आपसे कंसिस्टेंसी, और दूसरी तरफ लालची भी बनाता है। जब तक ये लालच आपके अंदर होगी सैटर्न आपको आगे नहीं जाने देगा। लालच को ख़त्म करें फिर आगे बढ़िए, आप देखिएगा आपके काम होना शुरू हो जाएंगे, चुटकियों में होना शुरू हो जाएंगे। फैमिली मैटर भी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि सेकंड हाउस में फैमिली वैल्यूज़ आ जाती हैं, और राहु यहाँ पर फैमिली डायनामिक्स को अनयूजुअल बना सकता है। फैमिली में किसी फाइनेंशियल डिस्कशंस देखने को मिल सकती हैं, डिसीजंस पर डिस्कशंस हो सकती हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, या फैमिली के ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मॉडल से डिफर कर सकते हैं, उनसे अप्रोच चेंज कर सकते हैं। हो सकता है घर वालों को आपके नए करियर बिजनेस मॉड्यूल इनिशियली रिस्की लगना शुरू हो जाए। स्पीच भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि सेकंड हाउस स्पीच का घर है, वर्ड्स का घर है, वर्ड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। सेकंड हाउस में राहु जब होता है तो वो वर्ड्स को बहुत पावरफुल बना देता है। आपकी एक कन्वर्सेशन क्लाइंट बना सकती है, एक नेगोशिएशन सैलरी जो है इंक्रीज करवा सकती है, एक पब्लिक स्टेटमेंट जो है वो रेपुटेशन बिल्ड भी कर सकती है, तबाह बर्बाद भी कर सकती है। लेकिन इसी तरह एक इम्पल्सिव स्टेटमेंट जो होगी वो आपके रिश्ते भी ख़त्म कर देगी, प्रोफेशनल डील्स भी डैमेज कर देगी। इसलिए जो बात दिमाग में आए वो फ़ौरन ज़ुबान पर लाना ज़रूरी नहीं है। पहले बैठिए, 10 सेकंड पॉज लीजिए, 20 सेकंड पॉज लीजिए, 30 सेकंड पॉज लीजिए, फिर बोलिए। रिलेशनशिप में 7th हाउस जो है वो वहाँ पे मरकरी, सन और जुपिटर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे पार्टनर का जो रोल है वो फाइनेंशियल डिसीजन में इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आपका स्पाउस का करियर या इनकम में चेंज फैमिली फाइनेंसेस को अफेक्ट कर सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि राहु का जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया है कि जितनी स्पीड से ऊपर लेके जाएगा, और अगर आप स्पीड से ऊपर चले गए और सस्टेन नहीं कर पाए तो उसी स्पीड से नीचे आएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी स्पीड को कंट्रोल करना होगा, वहाँ पर रिसर्च कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए। इसीलिए आपके लिए रूल जो है वो सिंपल है, पैसा बढ़ाइए लेकिन उससे पहले फाइनेंशियल सिस्टम बनाइए, इनकम बढ़ाइए लेकिन सेविंग्स भी बढ़ाइए, उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ लीजिए लेकिन कॉन्ट्रैक्ट समझ कर अपॉर्चुनिटीज़ लीजिए, रिस्क लीजिए लेकिन एग्जिट प्लान के साथ लीजिए रिस्क। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।